नया चैप्टर विद अ न्यू एंथुसिज्म, मतलब नया चैप्टर, नया जोश। और वो भी कौन सा चैप्टर है? बायो का। लाइफ प्रोसेस। ध्यान दो, पूरे अगर हम देखें कि बायो के अंदर आपके मेन 4 चैप्टर हैं। एक आपका लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, और आधा चैप्टर मान लो आपका हेरिडिटी, और एक छोटा सा चैप्टर इन्वायरमेंट का। इन चारों 5 चैप्टर के अंदर ये चैप्टर अकेला एक तरफ रख दो और बाकी 5 चैप्टर को अकेला रख दो, बराबर बैठेंगे। यानी सबसे बड़ा चैप्टर यही वाला है, समझ रहे हो। और देखा जाए तो ये चैप्टर ऐसा है कि अगर पहली बार में समझ लिया तुमने ढंग से, तो अगली बार इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खुद भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा चैप्टर है, खुद ही समझ जाओगे क्या 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 नहीं होता है इसके अंदर। ऐसा चैप्टर है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। जो बायो तुम्हारे 9th में थी, थोड़ा सा टिश्यू सेल से परेशान हो रहे थे कि क्या नाम है, फूड प्रोडक्शन से परेशान हो रहे थे, अब तो और ज़्यादा होंगे परेशान 9th वाले। उसकी अपेक्षा यहाँ पर बायो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 चैप्टर ऐसे हैं कि वो एक बार में आपको याद हो जाएंगे वो। तो हमें मान के चलो कि जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करानी है ना, वो 2 ही की करानी है, एक केमिस्ट्री की और एक फिजिक्स की। बायो की ज़्यादा रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बायो के क्वेश्चन आंसर मतलब समझ में आ जाएंगे, याद भी करने वैसे भी तुम्हें हम समझा देंगे तो याद भी हो जाएंगे वो। तो पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है। ये एक चैप्टर न होकर के ये 4 चैप्टर के बराबर है, क्योंकि इसके अंदर वो 4 टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वो भी, ठीक है ना। अब वैसे भी देखा जाए कि इसमें लाइफ प्रोसेस में ना 2 चैप्टर आते हैं। एक ये लाइफ प्रोसेस वाला हो गया, मतलब हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हमारा सारा कुछ काम होता है। भाई मैं तुम्हारे साथ बात भी तो कर रहा हूँ, ये भी तो लाइफ प्रोसेस है। खाता पीता हूँ, सब कुछ सांस लेता हूँ, बॉडी को मेंटेन भी करता हूँ, ये भी तो लाइफ प्रोसेस है। लेकिन इन दोनों एक्टिविटी को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हम सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में देखना चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या, मतलब क्या नाम है, डिस्टर्बेंस होती हैं या क्या कोऑर्डिनेशन होता है विद इन द बॉडीज़, क्या क्या चाहिए बॉडी को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए। वो एक अलग पार्ट हो गया लाइफ प्रोसेस के अंदर। दूसरा क्या है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यू आर जस्ट लिसनिंग मी, वो भी तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट एक्टिवेट हो रहा होगा, तभी तो लिसन कर रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन उसको अलग चैप्टर में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, और ये जो पार्ट हम जो यहाँ कर रहे हैं ये भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। दोनों में फ़र्क है। हम यहाँ पर सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, सेल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, सेल रिपेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो चाहिए हमें सारी प्रोसेस, 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। और उसमें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में जो कम्युनिकेशंस होता है, उस समय पर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आती है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो। यहाँ पे भी वही है, लाइफ प्रोसेस चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, सारा कुछ चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या होता है लाइफ प्रोसेस के अंदर, मतलब जैसे आपको पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर हर दिन लाखों करोड़ों सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, और नए सेल क्या करते हैं, उसमें बनते भी हैं। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर। द प्रोसेस इन विच द मेंटेनिंग and repairing of the cell tissues carried on by our body said to be the life process. It involve the 4 main process. 4 मेन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो बॉडी को पूरी तरह से हेल्थी एंड वेल्थी रखती हैं। सेल जो हमारी बॉडी के अंदर जो ख़राब सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करती हैं, ठीक है ना। तो मेंटेनिंग जॉब ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक तरह से मेंटेनिंग ऑफ टिश्यू या सेल्स इन आवर बॉडी, repairing of the tissues of our body is also known as life process. It involve nutrition, respiration, transportation and excretion.
4 प्रोसेस इसके अंदर होंगे और 4 पार्ट के अंदर ये चैप्टर को डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। मतलब खाओ, एनर्जी लो, बॉडी को बनाओ और फिर बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक दो। हो गई 4 प्रोसेस। खाना पीना किसके अंदर होता है? न्यूट्रिशन के थ्रू। एनर्जी किसके थ्रू मिलती है? रेस्पिरेशन के थ्रू। बॉडी किसके थ्रू बनती है? जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं बॉडी के अंदर, सारे कुछ। वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के थ्रू बाहर जब निकलते हैं तो एक्सक्रीशन हो गया। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे प्लांट के अंदर हो चाहे एनिमल्स के अंदर हो। हाँ, इतना ज़रूर फ़र्क है कि जो 4 प्रोसेस बताई हैं मैंने, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमें पता है ना, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती इन चारों की। होता सारा कुछ है इनके अंदर भी, लेकिन हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होती। रीज़न क्या है कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल का बना होता है। तो इसकी जो बॉडी है वो चारों तरफ से विद इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट रहती है। एक ही सेल है और कोई है नहीं, तो पूरा सेल चारों तरफ से इन्वायरमेंट के साथ में कांटेक्ट करेगा। वहीं से न्यूट्रिएंट अंदर चले जाएंगे और वहीं से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और वहीं पर अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगी। तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर द न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन या किसी और चीज़ के लिए। सिंपल क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ें अंदर चली जाती हैं और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती हैं, बाहर आती है। फूड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएगा और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगी अंदर भी चली जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, और डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि वोल ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल इज सराउंडिंग विद कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। डू नॉट रिक्वायर्ड टू पुश एनी ऑफ द मटेरियल फॉर द लार्जर डिस्टेंस। क्या ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, क्या वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं? हम डिफ्यूजन के थ्रू कैसे, हम जो सांस यहाँ पे ले रहे हैं मुंह के अंदर, वो पैरों तक पहुँचा देंगे? सालों लग जाएंगे फूड को, अगर क्या नाम है 3 साल लगेंगे फूड को अगर यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू हमारे टॉ तक पहुँचा गया, न्यूट्रिएंट को पहुँच ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो इन द हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट for the nutrition या other life process, because whole part of the body cells are not directly contact with the surrounding, and also it is a complex body, so it transport the material for the larger distance। इसलिए डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ किसके अंदर होती है, वो यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाती है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, तो अब हम डिटेल में अगर हम करें इन सभी के बारे में, तो पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन की आती है। न्यूट्रिशन क्या नया टर्म है तुम्हारे लिए? पहले भी तो पढ़ चुके हो। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिएंट एक्वायर करना बॉडी को, और वो हम कैसे करते हैं? फूड खा के। टेकिंग द food for getting energy and growth of our body is called nutrition, या getting the nutrients by our body for the various activities, या for the various activities like repairing of the cell, by getting the energy for growing, जो भी प्रोसेस होती हैं is called nutrition। अब फिर दोबारा डेफिनेशन बुलवाओगे फिर डिफरेंट होगी वो भी। द प्रोसेस इन विच द food is taken by our body for maintaining the body life, maintaining the life process, ऐसे लिख दो, या maintaining the body या repairing the body।
ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये सारे जितने भी याद आ जाए वो सारा कुछ उसके अंदर लिख सकते हो आप। ग्रोथ के लिए, मेंटेनिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, एनर्जी के लिए, इन सब के लिए जो क्या नाम है चाहिए हमें फूड, वो सारा फूड न्यूट्रिशन के अंदर आता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर, यानी दे आर द टू मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? एक ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक पता है ना सभी को? पूछ लेते हैं हम किसी से। एक एरिक, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच तुम बताओ ना। द प्रोसेस इन विच तुम बताओ। हाँ, हाँ अनन्या। नहीं पता प्रॉपर, किसी को पता है? सर जो ऐसे जो होते हैं लिविंग बॉडी जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं रॉ मटेरियल का यूज करके, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड्स देमसेल्व्स। समझ रहे हो? द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म या प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड्स देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism cannot synthesize their food themselves, they derive the food from the other organism, या they get the food from other organism. एनिमल्स हो गए सारे, किसके अंदर आते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक ही पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा, और प्लांट के और एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स तो होते ही नहीं है, प्लांट ही होते हैं। तो हमें पता है कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक मोड्स के अंदर आते हैं वो सारे प्लांट ही आते हैं। प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वो क्या कैप्चर करेगा? सनलाइट कैप्चर करेगा, जिससे कि फूड प्रिपेयर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो क्या कहेंगे? हाँ, द प्रोसेस इन विच फूड्स प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड with the help of CO2 water in the presence of sunlight is called photosynthesis। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, CO2 plus H2O gives C6H12 O6 plus O2 plus H2। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होती है। थोड़ी बहुत ठीक है, क्या कंपलसरी है, क्योंकि वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है। 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, 6 यूटिलाइज हो जाते हैं, और ट्रांसपिरेशन में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, ये 2 बाई प्रोडक्ट, और ये ग्लूकोज है, ये प्लांट के अंदर फूड के तौर पर यूज होता है। अब अगर आपको आ जाए कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम वेयर दीज रॉ मटेरियल आर गेट, तो आपको देखो इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे भी लिखना ज़रूरी है कि ये क्लोरोफिल होती है, और यहाँ पे लिखेंगे हम सनलाइट। ये कंप्लीट तब मानी जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, दे गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेयर से में निकालते हैं। वाटर, दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स। ठीक है, क्लोरोफिल दे कंटेन इटसेल्फ, और
सनलाइट दे ऑब्टेन फ्रॉम द सन। ठीक है, ये चारों रॉ मटेरियल थे। सनलाइट अब- मटेरियल हैं क्लोरोफिल सनलाइट रॉ मटेरियल वो तो उसके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी है रॉ मटेरियल, उसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम रॉ मटेरियल में डालते हैं, क्योंकि अगर इनमें से चारों में से कुछ भी हटा दो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा दे कंटेन इटसेल्फ। ठीक है, ये एक तरह से एंजाइम्स है, इसका बस इसका एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बिगड़ता कुछ नहीं है, इसका एज इट इज रहता है ये इसलिए ये बायो एंजाइम्स है उसके लिए। अच्छा देखो आगे, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को का यहाँ पर बन गया आपका ग्लूकोज बन गया। अगर प्लांट मान लो ग्लूकोज, ऑब्वियसली रेडीमेड फूड जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है, सबसे जो पहले इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना वो किससे मिलती है हमें, लेकिन प्लांट तो बहुत ही कम ही रेस्पायर कर, एनर्जी बहुत कम मिलती है, इतना सारा ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर ये ग्लूकोज कहाँ जाता है। देखो चाहे हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट हो, हम भी जितना खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाए, इसलिए प्लांट के अंदर भी कैपेबिलिटी होती है और एनिमल्स में भी कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ न कुछ रिजर्व फूड को स्टोर करके रखे। जैसे बीमार पड़ जाते हो ऑब्वियसली तो खाना तो खाते नहीं हो, लेकिन बॉडी को तो रेस्पिरेशन कंटिन्यू होती है ना, उसमें एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, तो जो एनर्जी चाहिए तो कौन सा फूड यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, स्टोर फूड को, वो कौन सा किस फॉर्म में होता है वो ना, प्लांट में स्टार्च फॉर्म में होता है, प्लांट के अंदर किस में होता है, मतलब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट ग्लूकोज है और इससे बड़ी यूनिट क्या होगी इसकी, स्टार्च होगी। लेकिन एनिमल्स में स्टार्च नहीं होता, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, कई बार आता है रिजर्व फूड का नाम बताओ जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है, तो प्लांट के अंदर स्टार्च होगा रिजर्व फूड और एनिमल्स में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। और ये कहा जाए बताओ, ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, बाकी सारे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, सॉइल से मिलते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन बनती है ना, इनसे प्रोटीन थोड़ी बनती है, नाइट्रोजन सल्फर इनको मिलके प्रोटीन बनती है, बिना नाइट्रोजन की प्रोटीन नहीं मिलती। तो प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फ्रॉम द सॉइल। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस। ठीक है, इस फॉर्म में प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ में ये मिनरल्स भी उसके साथ जाते हैं। बाकी सल्फर और जितने भी आपने 9th में पढ़ा है मेरे ख्याल में, उसके अंदर हमने फ्रूट प्रोडक्शन पढ़ाया था उस समय पर, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो सॉइल से एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की हो गई। अब इसमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर आपको आ जाए हाउ कैन यू प्रूव विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नॉट अकर, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। एक एक्टिविटी क्या, तीन एक्टिविटी आपके NCERT के अंदर ये दे रखी है। मैं एक एक्टिविटी समझाता हूँ, बाकी तीनों करीब करीब एक जैसी। सुनो भी, रुक जाओ देखो, जैसे क्लोरोफिल की बात करते हैं हम, क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट होता है आपका, ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी जहाँ जहाँ पर प्लांट के ग्रीन पार्ट होंगे वहाँ पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि प्लांट पूरा ग्रीन ही होता हो, ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी पत्तियाँ रेड भी होती हैं, जिनकी पत्तियाँ येलो भी होती हैं, जिनकी लीव्स वाइट भी होती हैं, वाइट पैच होते हैं, डिस कलर भी होती हैं, वेरीगेटेड कलर होते हैं। तो ऐसा कौन सा है प्लांट जिसकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, मनी प्लांट्स, पैसे भी देता है साथ में ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है, तो वेरीगेटेड का मतलब क्या है कि डिस कलर वाली लीव्स होती है उसकी, मतलब उसमें येलो पैच भी होते हैं, वाइट पैच भी होते हैं, ग्रीन पैच भी होते हैं। अब हमें ये दिखाना है क्या उन सभी पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, ये हमें प्रूव करना है। आपको क्या करना है,
2 पॉट प्लांट, मतलब 1 पॉटेड प्लांट लेना है। और सबसे पहले हम इस पॉटेड प्लांट को कहाँ रख देंगे? बिल्कुल एकदम अंधेरे में रखना है, अंधेरे में रखना। ध्यान रखना, मैं जो एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको एक्टिविटी लिखने के लिए नहीं आएगी, बता दूँ मैं आपको। जो इंटरनली जो इसके क्वेश्चंस हैं कि वहाँ पर हमने क्या किया था, किस चीज़ का क्या पर्पज है, वो आएगा। जैसे इनके भी आए थे ऐसा क्वेश्चन है वो आपको समझना है। मेन हमने ये पॉट प्लांट लिया, एक मनी प्लांट ले लिया जिसकी वेरीगेटेड लीव्स थी, उसको हमने अंधेरे में रख दिया कम से कम 1 दिन, पूरा 24 घंटे तक, 2 दिन भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि भाई हमने क्यों रखा उसके अंदर। तो होगा क्या कि जब इसको अंधेरे में रखेंगे, डार्क में रखेंगे, तो डार्क के अंदर लाइट तो थी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, लेकिन ये प्लांट को तो फूड तो चाहिए, रेस्पिरेशन तो इसको कंटिन्यू होती रहेगी है। तो जो फूड होगा वो कहाँ से लेगा? वो ये रिजर्व फूड को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। जो स्टार्च इसके अंदर था उसको क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। फॉर द कंजम्पशन ऑफ द whole of the starch contained in the plant, it is first kept in the dark room for the 2 days। सारा स्टार्च ख़त्म हो जाए उसके लिए हम इसको डार्क में रखते हैं, बिल्कुल एकदम रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हमें क्लोरोफिल की डालनी है तो हमें जो लीव्स होगी ना, इसके ऊपर पत्तियां है जो इस तरह से, मान लो ऐसे मनी प्लांट की मान लो, तो इसके ऊपर जो डार्क पैच है ना, उसको क्या करना है? ऐसे आपको येलो पैच को और ग्रीन पैच को ऐसे पेंसिल से मार्क कर देना कि ये येलो पैच है और ये उसका पैच है, ग्रीन पैच, ठीक है। और उसको रख दो कहाँ पर? सनलाइट में। मतलब पहले हमने एक शेर को पहले पिंजरे में बंद कर दिया, 4 दिन तक भूखा रखा उसे, ठीक है ना। फिर उसके सामने 2-4 बढ़िया वाले फूड वाले अच्छे खासे बंदे छोड़ दिए, लाइक, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो? इतना सारा भूखा है, झपट्टा मारेगा। अब यहाँ प्लांट का भी यही हाल है, ये बेचारा 2 दिन से क्या था? भूखा था। जैसी सनलाइट मिलेगी तुरंत फटाफट ये क्या बनाएगा? फूड बनाएगा, ठीक है। करीब हम इसको 2 घंटे उसके अंदर धूप में रखना ही रखना है, कम से कम 2 से लेके 6 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक पत्ती तोड़ लेंगे उसकी, और पत्ती को तोड़ने के बाद हमें क्या करना है कि एक पहले तो हम क्या करेंगे? इसको गर्म पानी में धो लेंगे, ठीक है। बॉइलिंग जो वाटर होगा उसके अंदर उबाल लेंगे, धो लेंगे पूरी तरह से। फिर हम क्या करेंगे? इसमें इसको एक चाइना डिश लेंगे और चाइना डिश के अंदर इस वाली पत्ती को हम डाल देंगे, और इसके अंदर हमें पानी लेना है। यहाँ एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है, यहाँ बर्नर लगाना है, ठीक है। यहाँ वाटर लेना है इसके अंदर, इससे स्टीम बनेगी। इसको अल्कोहल लेना है, इथेनॉल, ठीक है। ये पत्ती थी पूरी इसके अंदर डुबा देनी हमें इसके अंदर। अब 3-4 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, वो पहले ही समझ लो पहले प्रोसेस को। वाटर को हीट किया, स्टीम बनेगी, स्टीम से अल्कोहल गर्म होगा, और उस गर्म से फिर इस ये जो पत्ती है इसके पे कुछ न कुछ चीज़ें होंगी। वो क्या होंगी? तो इसका जो ग्रीन कलर था वो सारा हट जाएगा। अल्कोहल क्लोरोफिल को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, तो जितना ग्रीन पार्ट था वो सारा क्या हो गया? इसके अंदर से हट गया।
ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि हमने उसको अल्कोहल में क्यों बॉईल किया। तो क्यों बॉईल किया था? टू रिमूव द क्लोरोफिल, जिससे क्लोरोफिल क्या हो जाए वहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है। हमने इसको डायरेक्टली हीट क्यों नहीं किया? तभी भी तो हीट कर सकते थे। हाईली इन्फ्लेमेबल होता है अल्कोहल, इट इंस्टेंटली कैच द फायर। डायरेक्ट हीट करेंगे तो अल्कोहल इथेनॉल होता है सर, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है। ये डायरेक्ट हीट करोगे तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए स्टीम से हम हीट करते हैं इसे इनडायरेक्टली। इस दोनों का क्वेश्चन आपको पता चलेगा। अल्कोहल क्यों मिलाया और इसको, फिर उसको पत्ती को निकालेंगे, हल्का साफ करेंगे हम पूरी तरह से ब्लॉटिंग पेपर से, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाएगी वो। हालांकि वो जो हमने उससे किया था ये पार्ट ये रहेंगे अभी, येलो और ग्रीन पार्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसे टेस्ट करना है, और ये टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट। जो हमने पत्ती थी उसके ऊपर जो पैच हमने बनाए थे निशान, उसके ऊपर एक ड्रॉपर से आयोडीन डालनी है। आयोडीन का कलर होता है ब्लू कलर। ठीक है। तो अब जैसे ही वहाँ पर कलर डालोगे आप, तो जिस पार्ट के अंदर बिल्कुल ब्लैक कलर हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, वहाँ पर स्टार्च जो मतलब जो ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट था, उसकी प्रेजेंस यानी उससे पता चल गई। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है, आयोडीन के साथ जो टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो सिर्फ वही दिखाएगा जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगी, या स्टार्च होगा या ग्लूकोज होगा। यानी आयोडीन इज यूज टू डिटेक्ट द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड आइटम हो या किसी के अंदर भी हो। तो इसका मतलब अगर इतने पार्ट में मान लो उसका आयोडीन का टेस्ट हो रहा है, ये ब्लू ब्लैक हो गया, और यहाँ पर जहाँ पर येलो पैच था वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, तुम्हारा ब्लू कलर ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द कलर। तो जिस पार्ट में कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, वहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना। ठीक है ना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं थी। क्योंकि वहाँ कौन से पैच थे? येलो पैच थे। और जहाँ पर ग्रीन पैच थे वहाँ पर क्या हो गई? फोटोसिंथेसिस हो गई, और फोटोसिंथेसिस होगी तो पता चल गया कि भाई वहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है। यानी इट प्रूव दैट, क्या प्रूव करता है कि प्लांट रिक्वायर क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसका हो गया। अब मान लो ये कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, हाउ कैन यू प्रूव इट कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। इसका देखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो प्लांट लेंगे, दो प्लांट लेंगे और दोनों को पूरी तरह से डार्क में रख देंगे। दोनों प्लांट को डार्क में रखना है। तो अब इसलिए डार्क में रखने का पर्पस क्या था कि जितनी भी इसके अंदर रिजर्व फूड था वो सारा कंज्यूम हो जाए। 2 दिन तक डार्क में रखेंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों प्लांट को सील्ड करेंगे, बिल्कुल ग्लास सील्ड, ग्लास सील्ड कर देंगे हम ऐसे, इसको भी और इसको। बल्कि अगर कहीं से भी जरा सा भी इंटर ना करे एयर, वहाँ से भी ऑयल लगा देंगे, जो ग्लिसरॉल होती है वो लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, जिससे कि जरा सा भी कोई भी एक्सचेंज ना हो पाए। ऐसे बिल्कुल टाइट कर देंगे। चेंजिंग क्या करेंगे थोड़ी सी, एक के अंदर हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट के अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखोगे, QH। एक में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखोगे, एक में नहीं रखना आपको। और इन दोनों को करीब करीब 2 या 3 घंटे के लिए हम सनलाइट में रख देंगे। ठीक है। दोनों में देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। मान लो ये A प्लांट था, ये B प्लांट था। बाकी प्रोसेस
पत्ती तोड़ेंगे हम, बॉइलिंग वाटर में बॉईल करेंगे जिससे टिश्यू थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको अल्कोहल में दोनों को अलग अलग बॉईल करेंगे, ठीक है, जिससे क्लोरोफिल क्या हो जाए उसके अंदर से पूरी तरह से निकल जाए। दोनों को अलग अलग साफ़ कर लेंगे और फिर हम आयोडीन टेस्ट से करेंगे उसे। अब आयोडीन टेस्ट से जब करेंगे तो कौन से वाला प्लांट आयोडीन टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा? ए वाला प्लांट या बी वाला? ये वाला देगा, बी वाला देगा। क्यों? ये में क्लोरोफिल है, इसमें भी क्लोरोफिल थी, दोनों में ही है। प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट सेम है। ए वाला देगा, बी वाला नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, रीजन समझो इसका ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इवन रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज हो रही है ना, उसको भी ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हमने इसको ढका था तब थोड़ी बहुत तो CO2 थी नहीं इसके अंदर, बिल्कुल वैक्यूम थोड़ा ही किया हमने इसे, लेकिन ये वैक्यूम CO2 बना दे, CO2 का वैक्यूमिनेशन कर देगा ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत CO2 रहेगी, इवन रेस्पायर करेंगे तो भी उसके अंदर भी बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उस वजह से ये प्लांट क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लेकिन इट डिप्राइव ऑफ द CO2। तो इसमें कार्बन, इसके अंदर क्या नाम, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और इसका आयोडीन वाला टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? बाकी क्वेश्चन तो सेम वही वाले, सिर्फ फंक्शन आएगा तो इसका आएगा कि जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा है इसका पर्पस क्या है। तो क्या पर्पस है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। इट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द ग्लास जार। आयोडीन टेस्ट का क्या पर्पस होता है? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, इट गिव द कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, इट डिटेक्ट द कार्बोहाइड्रेट, डिटेक्ट द ग्लूकोज, डिटेक्ट द स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी डाल सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, दो एक्टिविटी तुम्हारी एज इट इज लिखी है, एक एक्टिविटी और है वो नहीं लिखी हुई, लेकिन बता देता हूँ कि अगर ये कहा जाए सनलाइट, तीसरा क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट का कैसे करोगे आप? क्या करना है आप? अब एक ही प्लांट लेना है आपको, भूखा प्यासा रखना है, पहले उसे अंधेरे में रखो। जब इसको बाहर निकालोगे ना तो क्या करना है, जो प्लांट के ऊपर पत्ती थी इतनी बड़ी, उसके इतने पार्ट को आपको ब्लैक पेपर से ढकना है, टेप लगा देना ब्लैक पेपर से या कपड़ा बांध देना चारों तरफ से, ये वाला, ठीक है। और फिर उसको कहाँ रखोगे, सनलाइट में रखो। समझ रहे हो? जैसे ये ए पार्ट समझ लो और ये बी पार्ट समझ लो, और बाकी सेम प्रोसेस हम 2 घंटे रखने के बाद सारी प्रोसेस करेंगे, अल्कोहल में करेंगे, बॉइलिंग वाटर, सब कुछ वेजिट करना है। लास्ट में जाके आपको आयोडीन का टेस्ट करना है इसमें। तो कौन से पार्ट में आपका ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ए वाले पार्ट में या बी वाले पार्ट में? ये वाली पार्ट, ए वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि बी को तो लाइट मिली नहीं, उसको तो हमने किससे ढक दिया, ब्लैक कलर से। लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कहीं नहीं जाने देता, ठीक है। इसलिए जब इतने पार्ट में सनलाइट अवेलेबल नहीं रहेगी तो उतने पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, जिससे हमें पता चलता है कि लाइट इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये 3-4 एक्टिविटी दे रखी हैं, ध्यान रखना। इनके अंदर जो आपको मेन रोल लिखना है, यही लिखना है कि अंधेरे में रखने का पर्पस क्या था, अल्कोहल में बॉईल करने का पर्पस क्या था, ठीक है, आयोडीन का पर्पस क्या था,
पोटासियम हाइड्रोक्साइड का पर्पस क्या था, हमने इसको बांध दिया यहाँ पर ब्लैक पेपर से, तो उससे पर्पस क्या था, ये सारा को आपको एक्टिविटी लिखने के लिए नहीं आएगी, बता दूँ आपको, ठीक है लेकिन ये जरूर आएगा जो जो मैंने चीज़ें इसमें बताई। समझ में आ गया इतना। अब फोटोसिंथेसिस का तो सारा कुछ ये चीज़ें हो गई, लेकिन अब स्टेप टू स्टेप क्या होता है, what are the various events which are taken place during the process of photosynthesis। समझ रहे हो, स्टेप टू स्टेप कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमने तो अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था कि पहले क्या होता है, लेकिन अब स्टेप टू स्टेप बताना है। तो एक्चुअली इसमें 3 प्रोसेस होती है, मैं 4 बता रहा हूँ आपको। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि जब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी। समझ रहे हो, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू, ये प्रोसेस क्या होती है, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होता है इसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एटम बनता है, एक NADPH मॉलिक्यूल्स होता है, उसके साथ में हाइड्रोजन हाइड्राइड बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है वो अगर कोई बायो पढ़ लेगा कि बाई चांस, कोई डॉक्टर तो बनना चाह रहा नहीं है मुझे लग रहा है, कोई भी इसमें से है कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो इसलिए कोई को जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद रख लो इसे। वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिट अप इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पर तीसरा, मैंने NCERT के अंदर 2 ही पॉइंट बना रखे, लेकिन पहला पॉइंट क्या था आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एनर्जी। दूसरा पॉइंट था कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तीसरा पॉइंट था फोटोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब पता है क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देखो कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जर्व करता है, वाटर भी ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुई, CO2 से रिलीज हुई या H2O से रिलीज हुई, H2O से रिलीज हुई, ये रिलीज हो रही है। कहते ना, ये जो ऑक्सीजन निकली है यहाँ पर, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हुई है, वाटर स्प्लिट अप हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर आ गया, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्प्लिट अप होने से होती है। 3 पॉइंट हो गए, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद CO2 का फंक्शन आएगा, CO2 का अब चौथा फंक्शन आएगा, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी ना, तो रिडक्शन हो गया, यानी CO2 प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो इस तरह से दीज आर द वेरियस इवेंट्स विच आर टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
अब ऐसा है कि ये जो जितनी भी प्रोसेस मैंने बताई हैं ड्यूरिंग द डे टाइम ही होंगी, क्योंकि लाइट जब अवेलेबल होगी तभी तो ये सारी प्रोसेस होंगी इवेंट्स। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो रात के समय क्या कर लेंगे, आधा पका हुआ खाना बना लेंगे। भाई क्या किया, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो हमने आटा मार लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना, लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब सिलेंडर आएगा तभी तो खाना बनेगा, लेकिन बाकी प्रिपरेशन तो कर ही ली हमने। इसका थोड़ा ही करेंगे वो सिलेंडर ख़त्म हो गया तो सब सारा काम बंद कर दो। हमें पता है सनलाइट आएगी, इसलिए कुछ प्लांटों को पता होता है कि लाइट मिलेगी। भाई आप क्या करो, CO2 को एब्जॉर्व करके रखो, रात को ही एब्जॉर्व कर लो, छोड़ो दिन का काम को क्या करोगे, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो CO2 को रात को एब्जॉर्व कर लेते हैं, सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, और जैसे ही अब उनको दिन के अंदर सनलाइट मिलेगी तुरंत कंप्लीट फूड के अंदर क्या कर देंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे। और ये प्लांट डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है ना।